नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स डे पे हम लोग साइक्लोरियन मैट्रिमोनियल सर्विसेज के ऑफिस में हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर दीक्षित हैं हमारे साथ, डॉक्टर गोटपाल जी हैं। इन लोगों को अभी अवार्ड मिला है जो कि नेशनल लेवल अवार्ड है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो प्रेसिडेंट रहे हिंदुस्तान के, तो उनके जन्मदिन पे 5 सितंबर को ये टीचर्स डे मनाया जाता है। तो हम लोग बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ दोनों डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब ने अभी कुछ स्पीच भी दिया है, तो पहले हम लोग डॉक्टर दीक्षित से चलते हैं और वो टीचर्स डे पे कुछ अपना उद्बोधन। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज बहुत ही पायस दिन है और सच पूछिए जीवन में जो वेरी पर्पस ऑफ द लाइफ है, लाइफ को हम लीड करते हैं बहुत सारे डायमेंशन से, चाहे वो कॉमर्शियल, चाहे वो स्पिरिचुअल, चाहे वो पर्सनल, किसी भी डायरेक्शन में हमें किसी न किसी सहारे की, एक डायरेक्शन की, एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो चाहे हमारी पाठशाला, हमारे पहले शिक्षक हमारे माँ पिता हों, या हमारे क्लासरूम के टीचर्स हों, या हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हों, तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। एक ड्राइविंग फोर्स हमें आवश्यक होता है पूरी ज़िंदगी भर, जो हमें कुछ सिखाता रहता है। तो आज का जो शिक्षक दिवस है, उसमें आज के वातावरण को देखते हुए हमें अपने शिक्षकों के प्रति, जिनकी वजह से आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, तो हमें उनको स्मरण करना चाहिए। उनकी बताई हुई शिक्षाओं को हमें इनकलकेट करना चाहिए कि वाकई में जो बचपन में हमें सिखाया गया था, उन शिक्षाओं का हमारे जीवन में आज के होने में क्या योगदान है। और ये भी सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं उतारी हैं, हमें उतारने की आवश्यकता है। तो शिक्षक दिवस पर आज हम अपने अच्छी श्रद्धांजलि हर उन शिक्षकों को, चाहे वो मैनुअल टीचर हमारे रहे हों क्लासरूम में, या हमारे कुछ ऐसे साइलेंट टीचर्स जिनसे हम कभी शायद एक बार भी न मिले हों, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई हो, ईमेल पे बात हुई हो, कभी ट्रैवल में हमसे मिले हों, वो क्या हमारे शिक्षक रह चुके हैं? क्या हमने उनसे कुछ सीखा है? हमें ये सब भी सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आने वाली ज़िंदगी में इस सभी शिक्षाओं को, इस समाज से, ये समाज भी हमारा शिक्षक है, इस समाज में कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनको हमने अभी तक ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, हमने उनसे क्या सीखा है, हम ये सोचने की हमें आज शिक्षक दिवस पे, आज के लिए मैं ये सोचता हूँ यही एक मैसेज है। राइट। डॉक्टर गोटपाल के साथ मैं सवाल करना चाहूँगा गुरु दक्षिणा, जो एक जैसे एकलव्य का दिया है कि एकलव्य पीछे छुप के खड़े होते थे और उनसे उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया। और अभी जो हिंदू अपन लोग भारत में हैं, तो हिंदू समाज भी है, बट और जो रिलीजन के लोग भी हैं, बट एक गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है भारत समाज में। तो ये टीचर्स डे मैं सोच रहा हूँ शायद उसी से लिंक्ड है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, तो आप कुछ गुरु और जो टीचर के बारे में बोलना चाहिए। देखिए, डॉक्टर दीक्षित की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि दक्षिणा में दे रहे हैं, तो जो टीचर ने जो सिखाया है ना, वही हम वापस दें और उसको मल्टीप्लाई। देखिए, हमें स्टूडेंट सारी जिंदगी नहीं बनना, टीचर से सीख के हमें भी टीचर बनना है। और मैंने तो स्टेज से भी बोला है कि हम सब किसी भी प्रोफेशन में हो, उनको टीचर बनना ही चाहिए, कि जब तक टीचर नहीं बनोगे ना, अधूरापन रहेगा। और जब आप टीचर बन जाओगे तो एक देवतुल्य बन जाओगे, देने वाले। और टीचर भी ऐसे होने चाहिए ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। जो उसकी जो बैड क्वालिटीज़ है उसको वो हटा दे और एक को अच्छा देश का नागरिक बनाए। तो ये सबसे बड़ा जो उसको जो क्या बोलते हैं कि वो गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी यही होगी कि जो चीज़ अगर उनको 10% सिखाया है, उसको 100% करके रिवर्ट बैक करें। राइट। अभी हम लोग वो आपसे पहले एक कीर्ति जो ट्रेनर हैं, कोच, उनसे बात हो रही थी, तो अचानक मेरे मन में सवाल उठा कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक शिक्षक के रूप में उनका एक अलग से चेहरा आया है। और मैं अपने आप को भी मान रहा हूँ कि मैं भी अगर इंटरव्यू किसी का कर रहा हूँ तो, और हम लोग आगे स्प्रेड करते हैं, तो हम भी एक तरह की शिक्षा ही दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि जैसे मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा, और काफ़ी स्टूडेंट्स के हम लोग ने इंटरव्यू करे, तो स्टूडेंट्स आर वेरी, उनको बड़ा अच्छा लगा कि एक भारत के प्रधानमंत्री ने चाहे वीडियो कॉलिंग पे उनसे बात करी। तो आपका क्या कहना है कि जैसे मोदी जी जो मुहिम चला रहे हैं, इससे जो अपना भारत का समाज है, अभी जैसे कौशल ने पूछा कि लोग आजकल वीडियो गेम्स, बच्चे उसमें टाइम लगा रहे हैं, इंटरनेट तो रोका नहीं जा सकता। अब जो इंटरनेट पे
उसकी जो भी दुष्प्रभाव है वी कैन नॉट स्टॉप, बिकॉज एजुकेशन गूगल बाबा जो हैं वो उसको हमें खोलना ही है। तो उसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब बताएं। एक कहावत है अंग्रेजी में कि लाइफ इज ए कंटिन्यूअस प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये हमें हमेशा जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आखिरियत से पहले अपने अमाल को दुरुस्त करिए। तो वो अपने अमाल को जो दुरुस्त करना है, जिसको कहते हैं उर्दू में नफ्स से मुतमईन होना, जिंदगी में जो परीक्षा है, जैसे मैंने कहा कि पर धन इच्छा, वो दूसरे की इच्छा है और वो कम समय में आपको देनी है। तो हमें ये हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा अगर आपके कुछ सवालों के जवाब आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दे पाए, आपकी तैयारी अच्छी थी, आप वहाँ जा कर के नहीं अच्छा लिख पाए, या आप कुछ आपकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि आप इस कठिन सवालों का उत्तर दे पाएं, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड एनालिटिकल ब्रेन नहीं है, तो बच्चों को सदैव इस बात के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, यदि आप वोकेशनल शिक्षा में, ये जो कॉमर्शियल एजुकेशन इसमें आप अच्छा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, परमात्मा ने आपको किसी और कार्य के लिए बनाया है। तो जीवन में ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि एक अच्छा इंसान यदि आप बनते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं, यदि आप कुछ बनते हैं और अच्छा इंसान नहीं बनते तो वो बनना भी बेकार है। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, प्रवक्ता, सारी चीज़ों की डिग्री आपको तक्षशिला, नालंदा से लेकर के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक की मिलती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने की डिग्री कोई विश्वविद्यालय नहीं देता। आपके चरित्र का प्रमाण पत्र भी, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी टाइम पीरियड का मिलता है कि इस वर्ष से इस वर्ष तक आपका चरित्र अच्छा था, उसके बाद चरित्र का क्या है कुछ पता नहीं। तो जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना आचरण सुधारें, अपना चरित्र सुधारें। कौन सा चरित्र और कौन सा आचरण? अपने श्रेष्ठ लोगों को देख करके कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे डॉक्टर कलाम जैसा बनना है, मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा बनना है। अपने मन में किसी को भी धार लेना है जी। तो जैसे कहते हैं ना कि मंत्र, माला और मूर्ति, इन तीनों चीजों को जीवन में कभी नहीं बदलना है। उसी तरीके से आपको हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन करनी है जीवन में कि मुझे अपने आप को साध करके रखना है, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझे एडमायर करें। क्या मैं कुछ लोगों के जीवन को रूपांतरित कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्या मेरी पढ़ाई हुई शिक्षा से किसी एक सामान्य मानवीय के जीवन का भी हृदय रूपांतरित हो सकता है कि नहीं? क्या ये मेरी सारी शिक्षा केवल मेरी पॉकेट मनी के लिए है? क्या ये सारी शिक्षा केवल मेरे पेट भरने के लिए? विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। विद्या विनय यदि न लाए तो वो विद्या विद्या नहीं है, वो शिक्षा है। और जीवन में आपने देखा होगा शिक्षा के बाद दीक्षांत समारोह होता है, शिक्षांत समारोह नहीं होता। तो जीवन में यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि हम जिससे शिक्षा लेते हैं साथ में उससे संस्कार लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हमारे ज़्यादातर हमारा जो सोचना है कि हमारे घर में कितनी कार हैं, इससे हमारा व्यक्तित्व बड़ा होता है। कार आपके पास कितने हों ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके पास संस्कार है कि नहीं है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें शिक्षा के साथ में संस्कार, ऐसा शिक्षा जो थोड़ी सी हमें संस्कारित रूप से मिले, जिससे हमारे आचरण में, हमारे चरित्र में, हमारे आयाम में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में वो सारी चीज़ें दिखाई दें। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी यदि ठीक से कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक से बाल काढ़ नहीं सकता, उसकी चाल अच्छी नहीं है, वो उठना बैठना उसका कैसा है, और यदि वो कितना भी बड़ा IAS अधिकारी भी ना हो, मैं उसे पढ़ा लिखा नहीं मानता। यदि आपको ठीक से बोलना नहीं आया, लोगों के हृदय को स्पर्श करना नहीं आया, लोगों की मदद करना नहीं आया, आप दूसरों के लिए कंसिडरेट नहीं हुए, यदि आपको सिविक सेंस नहीं आया, कॉमन सेंस नहीं आया, तो उस शैक्षणिक योग्यता जो आपने ली है वो तो केवल ब्रेन से ली है, लेकिन हृदय को छूना शिक्षा है। शिक्षा के बाद फिर दीक्षा है। दीक्षा का मतलब आप उसमें दक्ष हो गए। दक्ष हो गए तो अब आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, आपको टॉर्च बियर हैं, आप उसके प्रोटैगनिस्ट हैं, आप उसके नायक हैं। जो आपने लिया है वो सेल्फ मेड नहीं है, उसमें समाज का योगदान है। एक भी चीज़ आपके द्वारा बनाई हुई नहीं है। इस जीवन में जो भी कुछ आपने यहाँ से लिया है इसी समाज से लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आप उसमें निपुण हैं, पारंगत हैं, कुछ देने योग्य हैं, वापस ब्याज के साथ में समाज में दीजिए, क्योंकि आपने जो अंगूर, जो आम, जो फल आपने खाए उसके पेड़ आपने नहीं लगाए थे। आने वाली नस्लें वो फल खाने वाली हैं जिसका बीज आज आप डालने वाले हैं। तो इसलिए ये हमारी महत्वपूर्ण है कि हम इस कंटिन्यूअस प्रिपरेशन को, इस मशाल को आगे जलाते रहें। ऐसे उन नायकों को भविष्य में भी जो हमसे इंस्पायर्ड हों, हम बहुतों से इंस्पायर्ड हुए, हमसे कौन इंस्पायर्ड होगा, इसकी इस अलख को सदैव जलाते रहना, इस पर चिंतन करना। बौद्धिक किताबी ज्ञान शायद जीवन में उतना काम ना आए, लेकिन आचरण और चरित्र से बढ़ा हुआ व्यवहारिक ज्ञान
जीवन में, बहुत लोगों के जीवन में रूपांतरित करेगा और वो आपको इतना योग्य बना देगा कि आप शैक्षणिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने सभी को अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त किया है। शिक्षकों को, माता पिताओं को यह चाहिए कि वो बच्चों को उत्साहित करें कि कोई बात नहीं, यदि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो सकता, परमात्मा ने आपको संगीत के लिए चुना हो, ऐसा करके उसको आप करें। शिक्षक दिवस पर इस तरह का हम संकल्प लें तो मुझे लगता है कि शिक्षक दिवस के लिए ये शिक्षकों और शिक्षार्थी के लिए, दोनों के लिए उपयोगी होगा। डॉक्टर साहब ने जो ज्ञान दिया है वो एक उसको क्या बोलेंगे कि वो जीवन का एक जीवन मूल्य वो है, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि आपके साथ कुछ धन नहीं जाता है, विद्या ही जाती है, तो उसमें आपने शिक्षा का दिया है। डॉक्टर साहब से एक सवाल मेरे को पूछना है, डॉक्टर गुटपाल जी से, कि अभी मैं पीछे दिनों में यूट्यूब पे इंटरव्यू देख रहा था, तो आईएएस की टॉपर थी 2014 में ईरा सिंघल जी। तो ईरा जी का 2010 में शी क्वालिफाइड, बट उनको वो फिजिकली डिसेबिलिटी के कारण उनको वो सर्विस नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने इंटरव्यू में एम्फेसाइज करा कि मेरे को बार बार एग्ज़ाम इसलिए देना पड़ा कि बिकॉज जॉब नहीं मिल रही है, मेरा फिजिकल जो भी है, तो मेरे को आईएएस ही वो दे सकते हैं, उसी में एंटाइटल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी मूव करा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों डॉक्टर्स हैं, अब आप लोग ने जब डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करी तो आप लोग के मन में ज़रूर रहा होगा कि हमें मानवता में, मतलब मानवता के लिए ही डॉक्टर जो है उनका जीवन मानवता में ही वो समय लगाते हैं कि अपना उपचार करेंगे, है ना जी। तो जो आईएएस की शिक्षा है जो देश में, मतलब मेरे को लगता है कि कहीं वो आईएएस जो करना चाह रहे हैं, ईरा सिंघल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि बच्चे जो आईएएस कर रहे हैं तो वो कोई मतलब ठीक संकेत है फ्यूचर में, क्या कैसे उनको आईएएस से निकाल के, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे वोकेशनल जो भी स्टडीज़ हैं, तो उसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आईएएस करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही बस एक नौकरी, रिसर्चर भी है। और आप देखिए, उर्दू ये जानते हैं, इंग्लिश ये जानते हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, संस्कृत ये बोलते हैं। तो इस तरह से जो, अगर ये टीचर भी बहुत अच्छे टीचर, मोटिवेशनल टीचर इनको कह सकते हैं डॉक्टर साहब को, ऐसे एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे सब लोग जो आईएएस में आने के बाद भी वो समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि आईएएस के पढ़ाई जो कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक भेड़ा चाल का माहौल है, कि कुछ स्टेट्स के लोग जो है ना सोचते हैं कि हमें सेंटर में जाना है तो हमें आईएएस अफसर बन के फिर मतलब अपना ब्यूरोक्रेसी जो है। नहीं, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सभी लोग आईएएस नहीं बन सकते, सभी तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि नहीं बने तो बस वो डिसअटेंड नहीं होना। बहुत सारे फील्ड्स हैं उनके लिए, तो उसमें उनको तैयारी करनी चाहिए। और ये तो कहते हैं ना कि प्रारब्ध में लिख दिया है, अब उसको एक्सप्लोर करना हमारे को, तो एक्सप्लोर तो हम ही करेंगे ना। ठीक बात, वो डिसऑर्डर नहीं होना। बहुत सारे फील्ड्स हैं, उसके अंदर अच्छा काम करें, अच्छा नागरिक बने और अपने बेसिक्स को नहीं भूलना। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा ना, मंत्र, माला और मूर्ति कभी नहीं बदलनी चाहिए। एक पेड़ जो होता है ना, वो अपने फल, फूल, पत्तियाँ, टहनियाँ तक बदल लेता, कभी जड़ें नहीं बदलता। तो हमें अपने संस्कार को नहीं बदलना चाहिए। जो हमारे सनातनी संस्कार हैं उनके ऊपर चल के आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। और जो आज टीचर्स डे है, तो इसके ऊपर अब जो हम सिर्फ बच्चों के बारे में बात करते हैं, पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, मैं टीचर्स के बारे में भी कहूँगा। एक मेरे क्लिनिक के पास एक सरकारी स्कूल है, तो उनके प्रिंसिपल मेरे पास आते थे, तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब एक बार हमारे टीचर्स को आप लेक्चर दीजिए। मैंने कहा मैं तो खुद उनका स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे लेक्चर दूंगा। बोला नहीं, आप उनके साथ बात करिए। कहने का मतलब ये है कि जब टीचर को जब ये पता लगेगा कि ये बहुत ही नोबल कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो अपना 100% देंगे। कुछ पेरेंट्स को भी, कुछ सरकार को भी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अभी जैसे स्टेज से भी बोला गया है कि जो पहले टीचर, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो टीचर पिटाई करते थे, जो अच्छा पढ़ाते थे, आज वो उनके नाम से ही नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ जी। तो अब क्यों बदल गया सिस्टम? उसको सिस्टम को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा और हम सब लोग मिलके ही करेंगे। राइट। हम लोग एक दूसरा रूप जो डॉक्टर साहब का है वो है क्लीन यमुना का, जो कि पीछे 10 साल से डॉक्टर साहब जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। देखिए, हमने अपनी आधुनिक जीवन शैली में जो परंपरागत हमारी शैली ली, क्योंकि हम संस्कृति हमारी ऐसी है कि हम नदियों की सभ्यता से निकले हुए देश हैं। नदियों ने हमें सब कुछ दिया है और आज की हमारी आधुनिक दोषपूर्ण जीवन शैली जो मनुष्य ने अपनाई है, उसी की वजह से ये वैश्विक बीमारी भी आज हमारे सामने आकर के खड़ी हुई है।
तो नदियाँ जो गंगा यमुनी सरस्वती का ये देश रहा है, जहाँ सप्त ऋषि सप्त नदियाँ इनकी परंपरा की पूजा करते थे और हमें नदियों का देश कहा जाता था। आज हमने नदियाँ छोटी कर दी और स्वयं को बहुत बड़ा कर लिया, और इस तरीके से दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण जो हमारी देश की राजधानी में इस सांस्कृतिक नदी का स्तर क्या है, वो नाले के रूप में तब्दील है। वो आप सभी से और सभी के लोगों से कोई उसकी हालत छुपी नहीं है। तो यमुना को हमने माँ कहा है, और यदि माँ कहा है तो कहीं ना कहीं हम उसके बेटे हैं। और कैसे बेटे हैं? सौतेले बेटे ही सही। माँ तो हमारी आज वेंटिलेटर पर है, उसके लिए हम किस तरीके से उसको श्रद्धांजलि देते हैं, कैसे उसके बारे में चिंता करते हैं, ये दिल्ली वासियों का और देशवासियों के लिए सोचने का एक विषय है कि हम केवल माँ की संज्ञा दे भर देते हैं तो वो कैसी मेरी माँ है, वो क्या वो सौतेली माँ है या हम उसके सौतेले बेटे हैं? ये हमें अपने आप को, मैं एक प्रश्न दिल्ली वालों के सामने रखता हूँ। कवियों ने तो बहुत सारी कविताएं नदियों पर लिखी हैं। यमुना की आज की हालत पर यमुना ने खुद एक कविता लोगों के लिए लिख दी। वो कविता मैं आपके आगे पेश करता हूँ। यमुना कह रही है कि मैं भरी हूँ कूड़े कचरे से, पॉलीथीन की मुझ में है भरमार बड़ी, मैं नदी नहीं मैं नाला हूँ, अब जिसमें कोई धार नहीं, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे दिल्ली वालों, तो मैं माँ कहने का अधिकार नहीं। तो ये यमुना की व्यथा है कि वो देश की राजधानी में हम लोगों ने अपना इतना अतिक्रमण किया है, इतना स्ट्रेस पास किया है कि हमने अपनी दोषपूर्ण जीवन शैली के कारण आज नदियों को माँ भी कहा, साथ में उसमें कूड़ा कचरा भी डालते गए। इतना उदासीन रवैया इख्तियार किया कि आज यमुना पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। जबकि आपने लॉकडाउन में देखा होगा, नदियों को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, नदियों को आपके प्रेम और स्नेह की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपने पैसा दे के गंदा नहीं किया तो आप पैसा दे के साफ़ कैसे कर लोगे? और यदि पैसे से ही साफ़ होती तो इस पूरे लॉकडाउन में सारी नदियाँ देश की इतनी निर्मल, स्वच्छ, शीतल, प्रांजल कैसे बन गई? वो तो फिर पैसे से ही बननी चाहिए थी। आज नदियों ने अपना प्रवाह, अपनी अविरलता, अपनी निर्मलता को कैसे पकड़ लिया? आप वहां जाना बंद कर गए, मैन मेड जो गंदगी थी वो रुक गई क्योंकि हमने वहां जाकर के जाना बंद कर दिया। नदियों ने अपना नैसर्गिक और प्राकृतिक स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। तो नदियों को केवल प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है। नदियों को बड़े बड़े स्टीमर, बड़े बड़े आर्मामेंटेरियम, बहुत मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। हमें यह करना है कि हम जब उनके पास जाएं तो इस श्रद्धा और भाव से जाएं कि हम वहां जाकर के उसके आंचल को गंदा तो नहीं करके आते, कोई वहां पॉलीथीन तो नहीं छोड़ करके आते। क्या इसी तरीके से हम जल का सम्मान करेंगे? हमें यह समझना है कि हमने थोड़ी नदियों से सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है। व्यक्तियों से तो करनी है, नदियों से भी फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। आदमी यदि नदी के दूर चला जाएगा, आप जहां भी देखिए उस जगह पर जहां पर व्यक्ति रहता है जंगल में, तो शेर फिर आकर के पानी लेता है। शेर फिर शहर में आ जाता है, शहर में आ जाता है। आप उसकी जगह पर जाएंगे तो वो आपकी जगह पे आ जाएगा। वो वहां पे मजे में है क्योंकि आप वहां नहीं हैं। तो थोड़ी सी दूरी, केवल दूरी, आप दूरी का ध्यान रखें। तो दूरी अगर आप रखेंगे नदियों से भी, श्रद्धा से, भाव से रखें। नदियां स्वयं स्वच्छ हैं। आप वहां गए, आपने दोषपूर्ण तरीके से पूजा आचमन किया, मन में कितना भी श्रद्धा भाव रखा, ये कैसा प्रेम है मुझे बताएं आप। कि मैं आपको माँ भी कहता जा रहा हूं और उसके प्रति श्रद्धा भाव भी रख रहा हूं, फिर वहां जाके उसके आंचल को भी मैं गंदा कर रहा हूं, तो ये बात तो नहीं। उसके बाद सरकार से मैं हम उसके बाद उस पानी को हम 10 किलोमीटर जाकर के, दूर जाकर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ठीक करें, ये कैसी बात है? तो इसलिए ये समाज के विचार, उसके विवेक के, उसकी बुद्धिमत्ता के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर, उसके शील के ऊपर ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ। नदियाँ कैसे स्वच्छ हो सकती? नदियाँ आप गंदी करती रहें और सरकार उसे स्वच्छ करती रहे, ये दोनों समानांतर प्रक्रिया नहीं चलने वाली। नदियाँ हमने गंदी की हैं, हमें अपने आप को स्टेक होल्डर मानना है, हमने अपने आप को मानना है कि हमारे कारण से गंदी हुई है। भले अगर हमने आवाज़ भी नहीं उठाई तो भी मैं उसके लिए पापी हूँ। मैंने नदियों के लिए क्या करना है? हमें लोगों को जागरूक करना कि भाई मेरे, नदियां स्वयं स्वच्छ हो जाएंगी, आप जाकर के उसमें कूड़ा कचरा मत गिराइए। 12% किचन वेस्ट गिरता है, बाकी सीवर भी गिरता है। सरकार के पास बहुत सारे प्लान हैं, सरकार के अंदर अगर जिजीविषा, आत्मबल है, वो कर सकती है, लेकिन वो करके यदि दे देगी तो पुनः हम फिर वैसा ना कर दें, ये चरित्र हमें दिखाना है। तो समाज, सरकार के पास सीवर भी है, बहुत सारे आर्मामेंटेरियन है, बड़ी मैन पावर है। सरकार चाहे नमामि गंगे हो, चाहे नमामि यमुने हो, उसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है, लेकिन वो बिना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो डिलीवरी हमारे पास होके आनी। आपका जो मिशन है उसमें कितने लोग जुड़े हैं? और आपने जो शुरू करा था, मेरे ख्याल से 10-1 साल आपको हो गए जी, इसमें काफ़ी लंबा समय हुआ और मैंने इसको स्वैच्छिक ही रखा। न मैंने आज तक इसको कभी NGO बनाया, न मैंने इसको कोई रजिस्टर्ड बॉडी बनाया, न मैंने इसको कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्यों?
क्योंकि मैं देखिए एक वैज्ञानिक हूं और मैं एक स्वास्थ्य कर्मी भी हूं। मेरी समाज में अपनी उपादेयता और मेरे अपने उत्तरदायित्व हैं। मैं इसके लिए कोई ऑफिस नहीं खोलना चाहता, ना इसको कोई 24 घंटे का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं। हर आंदोलन की एक उम्र होती है। समाज में जिस दिन वह चेतना जागृत हो गई, जैसे मैं कहता हूं कि यदि आपको सरकार बदलनी हो तो सड़क पे आइए, लेकिन नदी बदलनी हो तो घाट पे आइए। तो अगर आपको किसी चीज से प्रेम है तो एसी रूम में बैठ करके उसकी बातचीत नहीं हो सकती। नदी को देखना है, उसके स्वभाव को, उसके प्रभाव को देखना है, आप घाट पर आकर उसकी स्थिति देखिए, वहां लोगों को जागरूक करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार करिए कि नहीं, हमारी नदियां आज, मैं एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से एक बातचीत कहता हूं कि कहीं आने वाला तीसरा विश्व युद्ध ईश्वर न करे कि कहीं पानी पर हो जिसके लिए रक्त बहाना पड़े। इस स्पेक्ट्रम, इस क्वांटम को आप समझिए कि पानी के लिए विश्व युद्ध हो जिसके लिए रक्त बहे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, इस प्रबुद्ध चैनल के माध्यम से सम्मानित वरिष्ठ हमारे डॉक्टर ज्ञान जी के उपस्थिति में मैं आप सभी लोगों से एक अपील करता हूं। मैं एक बहुत छोटा घटक हूं, आप सभी भी एक छोटे लघुतम कण हैं समाज के। समाज से केवल लेना नहीं है, समाज को ब्याज के साथ में वापस देना है। उसकी क्या तैयारी है, ये विषय, ये विचार मैं जनता पर छोड़ता हूँ। इसी के बारे में मैं बात करूँगा। मैं आपसे एक सवाल में आप बताइए, इसी को सागर मंथन जो है एक हुआ था कभी, कि हम लोग ने देखा नहीं, तो क्या ये कोरोना काल जो है एक तरह का सागर मंथन है? और जो डॉक्टर साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हमें इस नदियों का जो है ना कि हमने जो दूषित कर दिया है, जो सागर मंथन आप बोल रहे हैं, ये कोरोना जो है देवदूत की तरह आया है। क्योंकि सभी लोगों को सब डिपेंडेंट हो गए थे। आप अपने घर में खाना खाते हैं तो झूठी प्लेट किसके सामने रखते हैं? माँ के सामने या पत्नी के सामने या मेड सर्वेंट के सामने लेके जाते हैं खुद। हाँ, उनको आवाज नहीं, पानी दो, बिल्कुल ले जाओ, खाना खा लो। तो ये कोरोना काल जो आया है, ये देखो हमारी नदियाँ भी शुद्ध हो गई है। हमारे घर जो है कितने स्वच्छ हो गए, क्योंकि हम खुद काम करते हैं। और जो स्वच्छ है, जो वही जो बुद्ध बनेगा। अदरवाइज तो देखो आदमी को सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। 2010 में हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो उसमें 6 महीने पहले मैंने ये पिक्चर देखी थी, राम तेरी गंगा मैली। मैंने बहुत लेट देखी, तो इसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा ग्रुप भी रजिस्टर्ड नहीं है, इंटरनेशनल ग्रुप है, एन इनिशिएटिव, हिंदी में बोले तो एक पहल। मैं मिला हूँ सबसे, वो ग्रुप के जो लोग थे बड़ा फोकस, मतलब वो लोग कार्य जैसे कर रहे हैं, जो वो हम लोग नमामि गंगे में भी जाते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाते हैं। हाँ, इसी के लिए एक्चुअल वर्क है। इसी के लिए मैं वाराणसी, मेरे को बुलाया, मैं वाराणसी गया, तो वहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि नदी को एक इज्जत दें, जो नदी एक माँ है, माँ को एक इज्जत दें, एक थोड़ी दूरी रखें। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि डोने के अंदर पूजा की सामग्री, पॉलीथीन साथ है उस डोने के नीचे, और वो थोड़ा नदी में प्रवेश करते हैं और वहीं पर डाल देते हैं। तो मैंने वहाँ के मैनेजमेंट से कहा कि भाई ये तो डाल के चले गए, लेकिन इसको साफ़ कौन करेगा? कहते नदी ही अपने आप साफ़ हो जाती है। हमने पूरी BHU के जो टीचर्स और बाकी जो वॉलंटियर्स को साथ लेके वहाँ पे गंगा की सफाई का काम किया। एक हमने स्टिक्स मंगवाई है अमेरिका से। अच्छा जी। तो उसको लेके हम जब घुसे तो बहुत सारे लोग हमारे को ऊपर उठा लिया कि ये क्या कर रहे हो आप। तो फिर हमने बताया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहाँ से जो आपने गंदा करा। तो मैंने कहा देखिए, आप जो ये माँ है, गंगा माँ है, तो इतनी पवित्र माँ को आप दूषित कर रहे हैं, तो इसको ये जो पूजा की विधि है ना, उसका पैटर्न बदल दो। आप ऐसे पूजा करोगे तो गंगा तो माँ कहाँ रहेगी, वो तो नाला बन जाएगी। तो उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद ये परिवर्तन आ रहा है समाज में। ये कोरोना काल आ गया, अदरवाइज हमारी वहाँ बहुत अच्छी टीम बनी है, यमुना की सफाई के लिए भी पूरा काम करेंगे। और अभी तो मैं आपसे दोनों से, आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, अभी कोरोना के टाइम में एक अनिल यादव जी हैं, उनकी उम्र शायद मात्र 22 साल है, जो अफ्रीका के किलिमांजारो जो पर्वत है उसका उन्होंने क्लाइम करा है। और उनका मिशन था, मिशन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना था उनको। तो वो
2020 में था उनका, अब वो 2021 के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने पूछा आपकी टीम क्या है, तो उन्होंने बताया कि संतोष यादव जी के ब्रदर श्री निर्मल यादव जी उनसे जुड़े हैं, और उनका कहना था कि मैं 2 कार्य करूँगा वहाँ पे। एक तो मैं योगा करूँगा ऊपर जाके, जो आज तक नहीं हुआ है, किसी ने नहीं करा। दूसरा मैंने कैंपेन करा है कि सारा जो वेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि जब ये ग्रुप एक्सपीडिशन जाते हैं तो ये लोग काफ़ी वेस्ट छोड़ते हैं, वाटर बॉटल होते हैं, चिप्स के पैकेट हैं, जो भी है, मतलब सबको अपना खाए और वापस से बॉटल रखी है तो बॉटल वापस रखें अपने बैग में। तो उसका वो मिशन था कि मैं ये सारा इतना, उसने पूरा दिया है डिस्क्रिप्शन में कि इतना 1000 किलो वेस्ट जो भी है वो लेके आएंगे उनकी टीम। तो वो मतलब एक एडेड मुझे लगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि उनको कोई स्पॉन्सर मिले। वो 2021 में उनका प्लान है। और मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे कि वो जब जा रहे हैं, तो मैंने कहा देखो ये लोग जो जा रहे हैं तो अपन को प्रोत्साहन इनको करना है। तो मैंने उनका था 35 लाख हमें चाहिए स्पॉन्सरशिप का। तो मैंने उनसे बात करी, मैं कहता देखो 35 लाख कोई बड़ी संस्था, उन्होंने होंडा में अप्लाई करा। मैंने कहा मेरे जो दोस्तों को मैं बोलूँगा जो अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनीज में है, वरना कहीं से आपको 1 लाख भी मिले, 2 लाख भी मिले तो आपकी यात्रा मतलब सफल हो। और मैंने कहा फिर वो अभी तो उनको तो BA कर रहे हैं वो, तो अभी ही इज़ नॉट, जैसे वो अनीता कुंडू जी तो पहले शी इज़ वर्किंग विद हरियाणा पुलिस है ना जी, तो हम लोग उनको वो एंकरेज करना चाह रहे थे। तो आप लोग से भी कभी हम लोग उनको जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग उनको एक वो पाथ दिखाएंगे जो ऑलरेडी मतलब युवा हैं। तो धन्यवाद, इसी बात पे हम लोग आज की चर्चा खत्म करते हैं और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। दोनों डॉक्टर साहब ने जो ज्ञान दिया है शिक्षा दिवस पे। आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार।